हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपके फर्स्ट बुक का वो इट विल कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि चार्जेस कैसे बिहेव करते हैं और इसके दो केसेस होते हैं। कैसे? अगर चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स इफ दे आर स्टेशनरी दे विल बी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अगर मूव कर रहे हैं दैट इज डायनेमिक्स। समझते हो ना आप? डायनेमिक्स मतलब आपने पढ़ा होगा 11th में भी कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, वो मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें होंगी जब, तो हम उसको क्या कह देंगे? इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। एक्सेलरेट तो थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, पर इतना ध्यान में रखना है कि वो मूव कर रहे होंगे तो उनको क्या कहेंगे? इन डायनेमिक्स। ठीक है। अब इसमें भी ये है कि यू कैन जस्ट नोट इट डाउन कि व्हेन चार्जेज आर stationary, then they will be in electrostatics, and when they are moving charges, they will be in electrodynamics। और आप देख सकते हो कि दोनों में वेटेज किसका ज्यादा दिख रहा है, तो हमें साफ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं that will be covering around 70% of your syllabus of first chapter। ठीक है। अच्छा, तो 12th का ही जो पोर्शन है फर्स्ट बुक का, that will be around 60 to 70%, क्योंकि उसके बाद आपके चैप्टर्स छोटे छोटे से हैं। एक है मतलब रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स है, अदर देन दैट मॉडर्न फिजिक्स छोटी है इसके कंपैरिजन में। और इसमें भी फर्स्ट बुक में दिस विल बी मोर इंपॉर्टेंट, और इसको यार तो आप बोलो कि इट विल बी कवरिंग मोर सिलेबस देन दिस। पर पढ़ना तो हमें दोनों को इक्वली है, अच्छे से पढ़ेंगे हम सारी की सारी चीजें। बस इतना ध्यान में रखना है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस क्या रहेंगे? स्टेशनरी रहेंगे, और इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्जेस क्या रहेंगे? दे विल बी मूविंग। ओके, तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चलो, ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंसेप्ट। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो यार एक बहुत छोटी सी टॉपिक है, टॉपिक आपने पढ़ भी रखा है इन क्लास 10 कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन जो वर्ड है ना, उसको आप समझ लो कि वो एसोसिएटेड है डिस्क्रीट क्वांटिटीज से। डिस्क्रीट का क्या मतलब हो गया? डिस्क्रीट मतलब जिन चीजों को आप गिन सकते हो। जैसे आपके पास अगर राइस का प्लेट रखा है या राइस रखी है, तो राइस के दानों को आप गिन सकते हो ना, 1 2 3 4, अब चाहे उसको गिनने में साल निकल जाए। तो वो जो पार्टिकल्स हो गए वो हो गए डिस्क्रीट क्वांटिटीज, वो हो गए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी जिनको आप गिन सकते हो। जो स्टेप में है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, इंटीजर फॉर्म में। ठीक है। ऐसे कुछ क्वांटिटीज होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस होते हैं। आई बात समझ में? कॉन्टिन्यूअस जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे दूं मैं, तो आप अगर सूप पी रहे हो, तो आपसे अगर कोई पूछे कि सूप के पार्टिकल्स को गिनो, कभी गिन पाओगे आप? नहीं गिन पाओगे ना। तो इसी तरीके से जो चार्ज है हमारा, वो एक तरीके से कुछ पार्टिकल्स में आता है, कुछ इंटीजर्स के फॉर्म्स में आता है। और उसके पीछे बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि चार्ज आप लेके आओगे कहां से? चार्ज मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, है कि नहीं है? और सबसे फंडामेंटल जो हमारा पार्टिकल है वो कौन है? मतलब फंडामेंटल हम पार्टिकल या बेसिक यूनिट मानते हैं उसको, फिजिक्स में हम क्या कह देते हैं? एटम्स। अब एटम्स मतलब क्या? एक न्यूक्लियस जिसको पॉजिटिवली चार्ज पढ़ रखा है केमिस्ट्री में, 10th में, 11th में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। और एक क्या हो जाता है हमारा? इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम पहले से ही क्या मानते हैं? फंडामेंटल चार्ज या फंडामेंटल यूनिट। मतलब इसको हम दोबारा से ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है। और सिंपल तरीके से पूछा जाए आपसे कि अगर ये पूरा का पूरा एटम ही है जो कि फंडामेंटल यूनिट है, और उसमें से आप अगर चाहो तो पॉजिटिव या नेगेटिव ही निकाल सकते हो, तो क्या आप कभी पॉजिटिव निकाल सकते हो? एक बार सोच के देखो। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस कैसा है? हाईली कॉम्पैक्ट स्पेस है जिसको आप ब्रेक ही नहीं कर सकते। ब्रेक कर दोगे तो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा, नागासाकी हिरोशिमा। आई बात समझ में? तो इसको तो ब्रेक नहीं कर सकते, तो ब्रेक क्या करते हैं हम अपने हिसाब से? इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स को मैंने पहले ही क्या बता दिया? फंडामेंटल यूनिट। मतलब आप अगर किसी भी बॉडी से चार्जेज निकाल रहे हो,
अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी बनाऊं, ठीक है, एक एक सी बॉडी बना रहा हूं मैं, तो इस बॉडी में से आप अगर चार्जेज निकाल रहे हो या चार्जेज दे रहे हो, ठीक है, पहले तो ये बॉडी को हमने ऐसा बनाया है, पहले बॉडी किससे बनी हुई होगी? एटम से। अगर कोई पूछे कि ये बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि क्या इस बॉडी पे चार्ज है या इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। दो चीजें हैं यहाँ पे, क्या ये बॉडी चार्जलेस है, क्या ये बॉडी चार्जलेस है, या इस पे नो चार्ज है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखना। आई बात समझ में? नो चार्ज का मतलब क्या हो गया कि इस बॉडी पे कोई चार्ज है ही नहीं, ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। और चार्जलेस का क्या मतलब हो गया? जितने पॉजिटिव चार्जेज हैं उतने ही क्या है, उतने ही नेगेटिव चार्जेज हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि एटम क्या है, तो एटम के बारे में भी क्या बोलोगे कि एटम ना कि नो चार्ज है, इट इज ऑल्सो चार्जलेस, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्वांटिटीज इक्वल अमाउंट में। बात हो गई ये तो चार्जलेस और नो चार्ज की। नो चार्ज जैसी ऐसी कोई चीज होती नहीं है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया आपसे, अगर किसी ने एमसीक्यू में या फिर ऐसे ही आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए पूछ लिया कि नो चार्ज जैसी क्वांटिटी होती है क्या, तो आप बोल देना नहीं होती। क्या होता है कि चार्ज और मास जो होते हैं ना, हमेशा एक साथ जुड़े रहते हैं। किसी भी आप पार्टिकल का देखोगे ना, किसी भी पार्टिकल का, इवन आप अगर न्यूट्रॉन्स को देखो, न्यूट्रॉन्स को भी देखोगे ना, तो ये भी क्या है? क्या ये नो चार्ज है? नहीं, ये भी नो चार्ज नहीं है, ये भी क्या है? चार्जलेस है। क्योंकि न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम नहीं है, मतलब फंडामेंटल यूनिट, बेसिक पार्टिकल जिसको कहते हैं ना, स्टैंडर्ड मॉडल आगे पढ़ोगे बहुत ज्यादा। तो न्यूट्रॉन्स भी क्या है? ये भी अगर इनको ब्रेक करोगे ना, तो ये भी बने होते हैं क्वार्क्स के। और वो जो क्वार्क्स के पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, तो जहां भी आप देखोगे ना, तो मास जो होते हैं, मास और जो चार्ज होता है ना किसी भी पार्टिकल पे, वो दोनों के दोनों क्या रहते हैं? हमेशा साथ में ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए कभी कभी एक बेसिक यूनिट आपको और दी जाती है जिसको कहते हैं E/m रेशियो। और ये रेशियो ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में, एवं थ्योरेटिकल फिजिक्स में ही। अलग अलग पार्टिकल्स के चार्ज बाय मास रेशियो अलग अलग होते हैं। तो भटकते हुए नहीं, आगे आगे जाने से पहले जो हमने पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एटम्स न्यूट्रल है। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? चार्जलेस नहीं बोल, सॉरी, नो चार्ज नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? चार्जलेस है। दैट मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव है। अब नेगेटिव ही चार्ज को आप निकाल सकते हो, पॉजिटिव तो क्या है, उसको निकाल सकते हैं। ऐसा मत समझना किसी ने बोल दिया कि नहीं निकाल सकते, निकाल तो उसको भी सकते हैं, पर उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा वो। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में किसको निकालते हैं? नेगेटिव चार्ज को। अब नेगेटिव चार्ज को निकाला, ठीक है, मान लो ये बॉडी थी हमारी, इसी तो एटम से बनी है। अगर इसमें से नेगेटिव चार्ज को निकाल लिया, तो ये बॉडी क्या बन जाएगी? इसमें डिफिशियंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगी ना, तो ये बॉडी बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। सिमिलरली इस बॉडी में अगर हम यही नेगेटिव को निकालने की जगह नेगेटिव चार्ज को डाल दिया होता, तो क्या हो जाती है बॉडी? ये बॉडी क्या बन जाती? दैट बॉडी वुड हैव बीन पॉजिटिवली चार्ज। तो जब भी आप निकालोगे या डालोगे, आप हमेशा याद रखना, अगर फंडामेंटली निकाल रहे हो, डाल रहे हो, तो यू विल बी टेकिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मैंने बोला बाकी डिवाइड नहीं हो सकते, न्यूट्रॉन्स हो सकता है डिवाइड, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड नहीं हो सकते। ओके, तो यार इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड नहीं हो सकते, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं अगर आप आगे क्यूरियोसिटी हो तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर डिवाइड नहीं हो सकते, तो उसको आप कभी 0.5 हाफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। तो यहां पे जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स लोगे या दोगे, उसके आगे क्या लिख दोगे? n मल्टीप्लाइड बाई E, वेर E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और n क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, ओके। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। मैंने थोड़ा ज्यादा बताया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ क्लास 12। अब बच्चों वाली बात तो रही नहीं कि n × E लिख दिया तो हो गया काम खत्म। चार्जेज हमेशा ध्यान में रखना है, एक बॉडी पे पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन में होगी। ओके, मतलब आपके पास कोई भी बॉडी होगी वो क्या होगी? एटम्स के फॉर्म में होगी।
एटम से बनी हुई होगी। अगर सिर्फ और सिर्फ एटम्स हैं, कोई चार्जेस आपने दिए नहीं है, निकाले नहीं है, तो वो बॉडी क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, दोगे या निकालोगे किसको, नेगेटिव चार्जेस को, एंड दैट विल बी गाइडेड बाय द फॉर्मूला ऑफ Q इक्वल्स टू Na। तो चलो समझते हैं कि चार्जिंग यहाँ पे जो किया है ना, ये भी चार्जिंग ही है। पर पहले एक बार समझ लेते हैं कि बॉडीज पहले कौन सी है जिनको हम चार्ज कर रहे हैं। दो तरह की बॉडीज है, कौन कौन सी, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। तो चलो उसको समझते हैं। तो फिर से देखो क्या लिखा हुआ है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग बॉडीज। यहाँ लिखा हुआ है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक बॉडीज। तो इसमें ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाना कि मेटालिक लिख दिया उधर या तो कंडक्टिंग लिख दिया, दोनों एक ही चीजें हैं। तो कंडक्टिंग बॉडीज और नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में डिफरेंस क्या है, बहुत बच्चे ना समझ नहीं पाते। और कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ पाते तो इसीलिए तो हम लोग हैं। तो भाई देखो, कंडक्टिंग बॉडीज को अगर इमेजिन करना है ना, मान लो ये बॉडी है हमारी, जिसको मैं मान के चल रहा हूं कि क्या है, ये कंडक्टिंग है। तो एक बहुत अच्छी बुक में मैंने पढ़ा था, इसको इसको इमेजिन करने का ना सबसे आसान तरीका पता है क्या है, कि तुम मान लो कि ये जो बॉडी है ना, इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से लिंक कर दो। याद है, अगर तुमने 11th में पढ़ा होगा अच्छे से, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम एक कंटेनर में आइडियल गैसेज को क्या कर देते थे, बंद कर देते थे। और उसमें जो मोशन होता था ना उनका, वो ब्रोनियन मोशन होता था। अगर नहीं याद है ब्रोनियन मोशन क्या है, तो पार्टिकल जो होते थे ना उस आइडियल कंटेनर में, आइडियल गैसेज में, वो क्या करते थे, वो फ्रीली मूव करते थे, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं, उनकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती। ठीक है, और वो हर तरफ एक दूसरे से टकराते रहते थे, इस तरफ जाते थे, उस तरफ जाते थे। मतलब उनका जो मूवमेंट था ना, वो कैसा था, फ्रीली मूवमेंट था। आई बात समझ में। तो जब भी कोई बोले ना मेटेलिक बॉडी, या कोई बोले कंडक्टिंग बॉडी, तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम्हें याद करना है, अच्छा ऐसा बताया था कि ऐसा होता है कि पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, ब्रोनियन मोशन करते हैं। तो तुम बस इतना करना कि पार्टिकल्स में यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स को छोड़ के क्या लिख देना, यहाँ पे इस गैस के पार्टिकल को छोड़ के एक छोटा सा नेगेटिव बना दो, और ये क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन। और ये बॉडी कंटेनर की जगह क्या बोल दो, एक बॉडी बोल दो, जिसको हम मेटालिक बॉडी बोल रहे, कोई भी हो, कॉपर का बोल लो कि क्यूब है। आई बात समझ में। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है, मतलब हर तरफ इसका मोशन पॉसिबल है, कहीं भी जा सकता है ये, एक पॉइंट पे कहीं बैठेगा नहीं, हर जगह मूव करते रहेगा। दैट मीन्स फ्रीली मूवमेंट ऑफ, क्या बोल देंगे हम आगे, फ्रीली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पॉसिबल है इस बॉडी में, तो ये बॉडी क्या होगी, ये बॉडी हो गई कंडक्टिंग, ये बॉडी हो गई मेटालिक। कोई डिफरेंस नहीं है मेटालिक और कंडक्टिंग में। ठीक है, वही नॉन कंडक्टिंग में अब अलग से बनाने की तो जरूरत है नहीं। नॉन कंडक्टिंग में क्या नहीं होगा भाई, तो नॉन कंडक्टिंग में फ्रीली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं हो। आई बात समझ में। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन लग रहा है, ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा कंडक्टिंग बॉडी है। मोस्टली हम काम भी करेंगे कंडक्टिंग बॉडीज पे ही, थोड़ा बहुत देख लेंगे नॉन कंडक्टिंग में, कुछ पोलराइजेशन वोलराइजेशन थोड़ी बहुत चीजें हैं, पर मोस्टली काम हमें इस पे ही करना है। मैंने लिखा था ना कैपेसिटर्स एंड ऑल, तो यही सारी चीजें हैं जो हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे, उसमें भी कंडक्टर्स यूज करते हैं, तो वो भी क्या है, कंडक्टिंग बॉडीज। आई बात समझ में, सारी चीजें यहीं से लिंक हो जाएंगी। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, कंडक्टिंग बॉडीज में क्या अलाउड है, फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउड है। दो बार बोल दिया, याद रख लो, कंडक्टिंग बॉडी मतलब फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या होता है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी होगी। मतलब अगर मैंने इस पार्टिकल को, मान लो अगर मेरे पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, कुछ भी है, आई बात समझ में। अगर मैं इसको मान लो, ये बॉडी पहले से ही ऐसी थी, न्यूट्रल थी, अब इसमें मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ला के रख दिया, पॉजिटिव बोलता है नेगेटिव भी बोलता, तो कोई बात नहीं होती। आई बात समझ में। अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज जो आया ना इस बॉडी के वॉल्यूम में, वो चार्ज क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी। एक्स्ट्रा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि पहले से बॉडी न्यूट्रल थी, पार्टिकल्स इधर उधर अलाउ कर रहे थे मूवमेंट, कोई भी पार्टिकल कहीं पे रुक नहीं रहा था। पर जैसे ही बॉडी के अंदर आपने एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया ना, अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स फील करेगा। आई बात समझ में। अब ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स इस तरीके से फील करेगा कि आपको इस पॉजिटिव चार्ज के, मतलब जितने भी पार्टिकल्स आपने जो दिए हैं पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या करना चाहेंगे,
वो एक दूसरे से दूर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अंदर में मूवमेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो पार्टिकल अंदर अगर जा रहा है तो इट कैन मूव, और उस पर फोर्स लग रहा है। अब अगर फोर्स लग रहा है, कोई रोक नहीं रहा मूवमेंट के लिए, तो वो क्या करेगा? वो अगर वॉल्यूम में है, ठीक है, तो वॉल्यूम से कहां भागेगा? वो वॉल्यूम से सरफेस पे भाग जाएगा। आई बात समझ में? और वो सरफेस पे किस तरीके से भागेगा? सिंपल तरीके से पूछा जाए तो सरफेस से किस तरीके से भागेगा? वो सिंपली इस तरीके से भागेगा कि एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। आई बात समझ में? क्योंकि आप सोचो ना कि आपके पास ऐसा है कि दो पार्टिकल्स हैं और एक दूसरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे, वो एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, और धक्का मारने के लिए जगह भी है उनके पास, जितनी दूर आप चाहो उनको भेज सकते हो। तो ऑब्वियस है ना कि जितनी दूर वो चाहे, जितना उनका लिमिट हो, जितनी उनकी लिमिट हो, वो उतनी दूर रहेंगे ना एक दूसरे से। आई बात समझ में? तो मतलब एक चीज ध्यान में रखना है, कंडक्टिंग मटेरियल, फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेज। फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेज मतलब अगर आपने कहीं भी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में पार्टिकल्स रखे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, अब उनके पार्टिकल्स के बीच, उन पार्टिकल्स के बीच पॉजिटिव या नेगेटिव अगर पॉजिटिव है, तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, जिसके कारण ये पार्टिकल इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से हर तरफ से दूर होता जाएगा एक दूसरे से, और वो पार्टिकल जाके एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब वो एक सर्टेन फोर्स उसकी मिनिमम हो जाएगी। मतलब इसके बीच में और इसके बीच में फोर्स क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, और ये आगे जा नहीं पाएगा। आई बात समझ में? ये है मतलब कंडक्टिंग मटेरियल का, ये है इसकी प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है जो आई वांट टू डिस्कस, और सॉरी, सो एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है कि मान लो अगर मैंने कैसा भी कंडक्टर लिया, किसी शेप का, ओके, अगर मान लो ऐसे शेप का कंडक्टर है, ठीक है, और इस पे मैंने चार्जेस डाल दिए, ठीक है, तो अब आप देखो ना, तो चार्जेस जो हैं इस पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। और या फिर आपको अगर मैं पूछूं कि चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे चार्जेस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हर जगह की डिफरेंट होगी। अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये तीन ही पॉइंट मान लो, तो इन तीनों में से किस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी? तो एक बार सोचो, क्या लगता है? डू कमेंट, या फिर आई एम जस्ट गिविंग यू अ पॉज सो दैट यू कैन थिंक। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो एक इक्वेशन है, या फिर आप अगर विजुअलाइज करना चाहते हो, तो सिंपल वे में आप समझो कि सरफेस पे तो चार्जेज आ रहे होंगे, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे जो कर्व है, अगर मैं चाहूं तो उसको एक क्या कर सकता हूं मैं? सर्कल में कन्वर्ट कर सकता हूं। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? R1। अगर इसको बनाओ, इसका सर्कल किस इस तरफ आएगा, आएगा ना, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? R2। और इसका सर्कल क्या होगा? इस तरफ आएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? R3। तो एक इक्वेशन है, वी डोंट नीड द प्रूफ राइट नाउ, बस आपको इतना ध्यान में रखना है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऑफ लोकल सर्कल। दैट मीन्स यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3 लिखा है, ठीक है, इन तीनों में जिसकी भी रेडियस की वैल्यू सबसे कम होगी, वहां पे आपकी सरफेस डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। और आप थोड़ा सोचोगी ना, तो यहाँ पे चार्जेस कैसे होंगे डिस्ट्रीब्यूट? थोड़े दूर दूर पे होंगे। यहाँ पे चार्जेस कंपैरेटिवली ज्यादा पास होंगे, और यहाँ पे चार्जेस सबसे ज्यादा डेंसली कॉम्पैक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो R3 will have the lesser value than R2 than R1, so sigma 1 should be lesser than sigma 2 than sigma 3। एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आई थॉट यू शुड नो। सो दिस इज अबाउट कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, एंड कंडक्टिंग बॉडीज के ही बिहेवियर को थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। तो उसके बिहेवियर के बेसिस पे कि चार्जेस डालेंगे तो वो क्यों बाहर भागते हैं, या फिर चार्जेस डालेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, कि वो कैसे उनकी सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो किस चीज पे डिपेंड करती है। तो ये सारी बातें करनी भी जरूरी थी, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू
दिस टॉपिक दैट इज मेथड ऑफ चार्जिंग। और यहाँ पे हम देखेंगे कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन को, एंड फॉर बोथ यू कैन से फॉर बोथ कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग या मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। ओके ओके, तो बारी बारी चीजें समझ ली तो छोटी छोटी चीजें तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब कंडक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, थर्मल कंडक्शन आपने पढ़ा होगा 11th में, नहीं भी पढ़ा तो कंडक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, जो कि मान लो चार्ज्ड है, मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ नेगेटिव चार्जेस रखे हुए हैं, और एक बॉडी आपने इसको इसके बगल में लगा दी जो कि क्या है, अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है। ठीक है, तो क्या होगा, एक और चीज मान के चल रहे हैं कि ये कौन सा मटेरियल है, मेटल, मेटालिक है ये, नॉन मेटालिक मत समझ लेना। नॉन मेटालिक मतलब कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं वॉल्यूम में, तो क्या होगा, अगर अनचार्ज थी तो अनचार्ज ही रह जाती। ठीक है, और भी कुछ होगा बताऊंगा, पर कंडक्शन तो नहीं होगा, ये याद रखना। कंडक्शन मतलब क्या, अगर ये चार्ज बॉडी है, ठीक है, और उसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, नॉन चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी के साथ, तो जो भी चार्जेज है ना, क्योंकि चार्जेस फ्लो कर सकते हैं ना, मैंने बताया था मेटालिक बॉडी का मतलब क्या हुआ कि चार्जेस कैन फ्लो। अब क्या होगा, तो ये चार्जेस क्या करना स्टार्ट कर देंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। आई बात समझ में, मतलब यहां पे जाकर के फिर से क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे, और यहां पे जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंडक्शन वो प्रोसेस है सिंपल टर्म्स में जिसमें चार्जेज किसी कंडक्टिंग बॉडी से, कंडक्टिंग मतलब मेटालिक बॉडी से, अगर आपने उसके साथ लगा दिया है तो वो उसके साथ क्या करती हैं, फ्लो कर जाती हैं। अब वो कब तक फ्लो करेंगी, ये आप एक तरीके से समझ लो कि छोटी सी बात बोलूंगा मैं, जिसको कहते हैं पोटेंशियल। द पोटेंशियल, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू बिकम्स बिकम्स इक्वल। अभी हमने नहीं पढ़ा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं कि मान लो अगर तुम्हारे पास एक वाटर टैंक यहाँ पे होती, ठीक है, और एक वाटर टैंक सिमिलर यहाँ पे होती, ठीक है, और ये भरी हुई होती टोटल, ठीक है, ये टोटली भरी हुई होती और ये टोटली एम्प्टी होती, पर तुमने यहाँ पे जाके क्या लगा दिया, एक पाइप लगा दिया, पाइप लगा दिया। तो कोई पूछता है कि कब तक भरती है इस वाले एम्प्टी टैंक को, जब तक इसकी जो हाफ है या इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस वाटर की किसके ना इक्वल हो जाए, इसके इक्वल हो जाए। जब तक भरेगी तब तक पोटेंशियल की वैल्यू क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। अब यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को यूज कर रहे हैं, वहां भी वही है, वहां पे बस उसको क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी पोटेंशियल की बात मैंने कर दी ताकि याद रहे, ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी बॉडी इस तरफ से चार्ज लेके उधर चला जाए, नहीं, तब तक जाएगी जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसकी बात कर ली। और हाँ, नॉन मेटालिक बॉडीज में कोई कंडक्शन जैसी चीज नहीं हो। तो ये तो हो गया कंडक्शन। तो दूसरी चीज पे आते हैं। ओके, तो ये हमारी एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अब की बारी भी कंडक्टर ही दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगेन लिख ही दे रहा हूं, कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी मतलब क्या, कितनी बार बोलोगे सर, एक ही बात है, फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब उसके सामने क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो क्या होगा, अब पॉजिटिव चार्ज जो है, क्योंकि देखो ये बॉडी कंडक्टिंग है, बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है, पर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये चार्जलेस है। दैट मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, कूलम्स लॉ नहीं भी पढ़ा है तो इतना तो पता है ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इस नेगेटिव चार्ज पे कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का, और अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे नेगेटिवली चार्जेस क्या हो जाएंगी, भर जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगी, पॉजिटिव चार्जेस से दूर होना चाहेंगी, और यहाँ पे राइट एंड में पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगी। आई बात समझ में, ये होता है इंडक्शन के कारण कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, नई बॉडी भी बना सकते हो। क्या करो कि यहाँ पे इसके बगल में रख दो एक अनचार्ज बॉडी, और अनचार्ज बॉडी में क्या होगा, कंडक्शन के कारण चार्जेस इस तरफ फ्लो हो जाएंगी, और इसके बाद इसको क्या कर दो, निकाल लो,
अब इसको निकालोगे तो यहाँ पे इसके ऊपर अभी भी क्या होंगी, नेगेटिव चार्जेस, और इस तरफ क्या होंगी, पॉजिटिव चार्जेस। आई बात समझ में। इंडक्शन में क्या करते हैं, इंडक्शन में चार्जेज अपने आप इंड्यूस होंगी, क्योंकि आपको पता है कि इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज हैं वो इंडिविजुअली क्या करेंगी, फोर्स फील करेंगे। यही अगर यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रख दिया होता तो नेगेटिव के कारण पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फोर्स कर फील करती, वो ज्यादा इस तरफ आती, नेगेटिव चार्ज उस तरफ भागती। एक छोटा सा एग्जांपल भी दे दिया कि अगर बॉडी को चार्ज निकालना है तो क्या करो, एक अनचार्ज बॉडी को रखो और उसके बाद उसको डिटैच कर दो, तो ये बॉडी तो हमारी क्या हो गई, चार्ज हो गई। ठीक है। अब ये ध्यान में रखना है कि ये जो चार्ज मैंने लगाया है या इंडक्शन जो प्रोसेस बोला है वो हमेशा किसी बॉडी पे ही होगी। ठीक है, मतलब किसी पॉइंट चार्ज पे नहीं होगी। अगर मैंने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज है, तो ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों में भी क्या लग जाए, इंडक्शन लग जाए। ठीक है। अब ऐसे बोलने को तो नहीं होता, लेकिन अगर पॉइंट चार्ज की जगह हम अगर एटम रखे होते, और वो हमारा दूसरा केस भी है, अगर ये कंडक्टिंग था और अगर नॉन कंडक्टिंग की फर्स्ट स्टेप पे जाए, नॉन कंडक्टिंग के फर्स्ट स्टेप पे जाए, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और हमने किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी एटम के सामने रखा है। वह एटम का मतलब पता होना चाहिए कि एटम मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और उसके सामने आपने किसी एक एटम को रखा है, न्यूट्रल एटम को रखा है, विच इज सराउंडेड बाय दी सॉरी विच हैव अ न्यूक्लियस एंड विच इज सराउंडेड बाय दी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगी, खींचेगी नहीं खींचेगी। और अगर जब ये खींचेगी तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसकी जो शेप है ना, जो अभी बिल्कुल दिख रही है सिंपल सी स्फेरिकल, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। आई बात समझ में। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिवली चार्ज एटम से या फिर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से क्या करेगा, या पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट चार्ज से क्या करेगा, अट्रैक्टिव फील करेगा। दैट मींस इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है इस तरफ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। उसी तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सन फील करेगा, तो इसके कारण यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज दूर हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं डाइपोल। मतलब इंडक्शन के कारण एक एटम किसके फॉर्म में बदल जाता है, डाइपोल के कारण डाइपोल के फॉर्म में बदल जाता है। और अगर बॉडी नॉन कंडक्टिंग होगी तो क्या होगा, अगर बॉडी नॉन कंडक्टिंग होगी, अगर बॉडी नॉन कंडक्टिंग होगी और आपने उसके सामने पॉजिटिव चार्ज रखा है, अब पॉजिटिव चार्ज रखा है मतलब पार्टिकल्स तो फील करेंगे ही करेंगे फोर्स, ठीक है, पर पार्टिकल्स इसके अंदर मूव नहीं कर सकते। मैंने बोल दिया है ये वाली बॉडी कौन सी है, दिस बॉडी इज नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। तो अगर ये फोर्स फील कर रहा है पर पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते तो क्या होगा, यही वाली चीज होंगी। और क्या, इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स इस तरफ क्या बना लेंगे, इस तरफ डाइपोल्स बना लेंगे। आई बात समझ में। और इन्हीं डाइपोल्स के कारण ये बॉडी को हम क्या कह देते हैं, ये बॉडी क्या हो गई है, पोलराइज्ड हो गई। ये बॉडी क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी। पोलराइज्ड या फिर पोलराइजेशन का ये फंडामेंटल बेसिक फंडा है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को रखा होता है यहाँ पे, तो उसके कारण यहाँ पे बॉडी में क्या फॉर्म हो जाती, डाइपोल्स। डाइपोल्स क्यों फॉर्म हो रही है अभी बताया परफेक्टली। स्फेरिकल बॉडी माना है हमने एटम को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स किसको सराउंड कर रखे हैं, न्यूक्लियस को। पर जहीं से ही पॉइंट चार्ज लेके आया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक अट्रैक्टिव फोर्स फील करेंगे, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज रिपल्सिव फोर्स फील करेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ ज्यादा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डाइपोल। आई बात समझ में। और ऐसे ही ऐसे डाइपोल्स किसके सामने बन रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज के
सामने, मतलब बॉडी बोलो या पॉइंट चार्ज बोलो, और वो किस बॉडी में बनेंगे, नॉन कंडक्टिंग बॉडी में। और अगर नॉन कंडक्टिंग बॉडी में डाइपोल्स ऐसे बनते हैं, वो फिनोमेना क्या हो जाता है, पोलराइजेशन, और बॉडी क्या हो जाती है, पोलराइज्ड। ठीक है, दो चीजें हो गई, कंडक्शन, इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू एक और बहुत ही फनी चीज बता दी कि इंडक्शन से हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, बॉडी को निकाल लो यहाँ से कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, दो चीजें हो गई। और तीसरी जो सबसे सिंपल सी चीज है वो है फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन सबसे लास्ट में रखा है क्योंकि सबसे आसान भी है। क्योंकि फ्रिक्शन मतलब क्या, बॉडी में आप क्या कर रहे हो कि दो बॉडीज को आपस में रब करवा रहे हो। और रब करवाने के कारण क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि ट्रांजिट करती हैं किसी भी बॉडी फ्रॉम वन टू टू। और क्योंकि वही आसानी से ट्रांजिट कर सकती हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी। तो जब आप किसी भी मान लो बॉडी को रब कर रहे हो ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को, ठीक है, ट्रांसफर होंगी। अब जिस बॉडी से आपकी इलेक्ट्रॉन्स निकल रही हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, दैट मीन दैट बॉडी विल बी पॉजिटिव। और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा जा रही हैं वो बॉडी क्या हो जाएगी, वो बॉडी पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बस एक चीज ध्यान में रखना है कि इस बॉडी में या फिर इस फ्रिक्शन प्रोसेस में एक और भी चीज ट्रांसफर हो रही है, विच इज मास। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन दैट इज चार्जेज नहीं डाल रहे या चार्जेज नहीं निकाल रहे, आप बस उसमें मास भी इंक्रीज करवा रहे हो बॉडी का। जैसे इन दिस एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, हमने एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया है, रब किया है। और आप देख सकते हो कि इस रबिंग के कारण ग्लास रॉड के अंदर क्या आ गई है, मतलब इस ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और इस सिल्क क्लॉथ ने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। ठीक है, जिसके कारण इसके पास नेट नेगेटिव चार्जेज आ गए हैं और इसके पास नेट पॉजिटिव चार्जेज आ गए हैं। पर साथ ही साथ एक बहुत ही एमसीक्यू ट्रैप बोल सकते हो, जिसमें आपसे पूछ सकता है और भी कोई चेंजेस हुए हैं, तो आपको याद रखना है हाँ सर एक और चेंज हुआ है। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आए हैं, इसकी मास की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी है। अब बहुत कम बढ़ी है ऑब्वियसली, इलेक्ट्रॉन्स की मास ही कितनी होती है, पर भैया बड़ी तो है। और दूसरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के जाने के कारण इसकी चार्ज पॉजिटिव हो गई है और इसके मासेज में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ठीक है, अभी इसी पे रैप अप करते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे अबाउट मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज कूलम्स लॉ एंड फील्ड। चलो।